तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आइसोमेरिज्म का नोवा लेक्चर है आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है अपना, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, एक नया कंसेप्ट है इसमें। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, फिर नेचर ऑफ लाइट है वो देखेंगे। जो ऑप्टिकल है वो आया अपना लाइट से संबंधित है। ठीक है, ऑप्टिक्स जैसे अपने फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, तो वो क्या है, लाइट से संबंधित रहता है। इसमें भी लाइट से ही संबंधित है ये। फिर देखेंगे हम कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। मान लेते कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस है वो हमें देखेंगे। फिर कायरल सेंटर देखेंगे, उसमें कायरल सेंटर क्या चीज है और इनएंशियोमर्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक आज लेक्चर में कवर करे हैं, एक अच्छा लेक्चर है। ठीक है, देखते रहो। तो शुरू करते हैं लेक्चर को ऑप्टिकल आइसोमर्स से। तो ये एक स्पेशल टाइप के अपने आइसोमर्स हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा, और जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो भी सेम रहेंगी। बट जो डिफरेंस रहेगा वो जो इनका बिहेवियर रहेगा लाइट के प्रति, उसमें डिफरेंस रहेगा। जब ये अपना ऑप्टिकल आया है, यहाँ पे ऑप्टिकल मतलब रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, लाइट के प्रति इनका बिहेवियर चेंज होगा जितने भी आइसोमर्स रहेंगे ना ऑप्टिकल आइसोमर्स उनका। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। बट they differ, they differ in their behavior, in their behavior towards light, their behavior towards light, towards light। और जो लाइट रहेगी ये भी एक अपनी स्पेशल टाइप की लाइट रहती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसके बारे में हमें डिटेल में सीखना है अभी। ठीक है, जैसे अपने पास दो कंपाउंड है, कोई भी जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, दो कंपाउंड लेते हैं उसमें, तो उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा, और उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम रहेगी। जैसे उनके HCl के साथ हम मान लेते हैं रिएक्ट करवा दें उनको, तो जैसा पहले वाला आइसोमर्स दिखाएगा वैसे ही प्रॉपर्टीज सेम जो दूसरे वाला आइसोमर रहेगा अपना वो दिखाएगा। तो इनमें जो दो रहते हैं अपने जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहता है, एक लिवो रोटेटरी। तो वो दोनों सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे अगर किसी के साथ उनका रिएक्शन करवा रहे हैं तो। बट जो डिफर कर जाएंगे, जो लाइट रहेगी उनके प्रति डिफरेंस पैदा हो जाएगा उनमें, समझ रहे हो। और लाइट कौन सी रहेगी अपनी, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उनके प्रति उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा दोनों का, अगर वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है तो। ठीक है, तो हमें पहले ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझनी है, तो इससे पहले हम जो नेचर ऑफ लाइट है वो देखेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। जैसे सूरज से अपने पास लाइट आ रही है, उसका नेचर देखेंगे, फिर देखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो जो नेचर ऑफ लाइट है, अपने पास सूरज से जो किरणें आ रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बीच में अपने पास वैक्यूम भी है, पूरे ब्रह्मांड में वैक्यूम भी है। सूरज से जो भी रोशनी आ रही है वो वैक्यूम से ट्रेवल करके ही आ रही है। जैसे हम बोल रहे हैं तो उसको जो आवाज जाएगी उसके लिए हमें मीडियम की जरूरत रहती है। जैसे अपने पास हम बोल रहे हैं कुछ भी, तो अपने पास जो एयर पार्टिकल्स है ना, ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और दूसरे जब दूसरा बंदा रहेगा उसको सुनाई देता है, वो कोलाइड करते हैं तब। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें वैक्यूम की जरूरत नहीं रहती, वैक्यूम करेक्शन जो अपना मीडियम है उसकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। अपने ब्रह्मांड में वैक्यूम ही वैक्यूम है ना ज्यादातर, तो ये वैक्यूम से भी अपने पास आ रही है, अर्थ पे आ रही है ना सारी। तो जो ये ट्रेवल करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया गया इनको। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती हैं। ठीक है, जैसे
और जो वे ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट रहता है ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। जैसे एक एक्स वाई प्लेन में, एक वाई जेड में और एक जेड एक्स प्लेन में रहेगा। तो इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे EMW रहता है ना अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मान लेते हैं जो अपनी लाइट है वो प्रोपेगेट कर रही है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मान लेते हैं लाइट जो अपनी वो प्रोपेगेट कर रही है इसमें एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो एक्स एक्सिस है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये इसके परपेंडिकुलर रहेंगी। एक तो जैसे यहाँ जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं हम वाई एक्सिस में चलेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में चलेगी। तो ये सारे मिल के चलते हैं ये तीनों, तब जाके ये प्रोपगेशन बढ़ता है अपना लाइट का, समझ रहे हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा रहा हूँ, मान लेते हैं वाई पे दिखाई मैंने, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड पे दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से चलती है। इस पे एक बार 3D तो बना नहीं सकते, तो एक यूट्यूब पे टाइप करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसकी जो GIF है वो निकल के आ जाएगी, कैसे कैसे चलती है वो दिखाया जाएगा उसमें, ठीक है। सर्च कर लेना एक बार यूट्यूब पे, इसमें गूगल पे, ठीक है। तो जो ये प्लेन है अपने, जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट का वे है, जैसे एक्स एक्सिस पे हमने मानना ये वाई एक्सिस पे और ये जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ, और जो जेड एक्सिस है उस पर मैग्नेटिक फील्ड बोल देता हूँ, ठीक है। ये ई और ये जेड, तो ये तीनों परस्पर परपेंडिकुलर रहते हैं। ये जो तीनों है म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, क्योंकि वाई जेड और एक्स ये सारे प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहते हैं ना, परपेंडिकुलर रहते हैं ये वाले। तो हमें यहाँ से एक ही बात जाननी थी, जो परपेंडिकुलर रहते हैं ये। तो जो अपने वेव है ये लाइट है जो, वो सारी डायरेक्शंस में आती है एक्स वाई जेड। तो हम यहाँ पे जैसे इसको यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो या फिर सभी डायरेक्शन में रहता है। जैसे यहाँ पे बनाता हूँ मैं, तो वो इस डायरेक्शन में भी है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ये बनाया यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये बनाया मैंने ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास सभी डायरेक्शंस में आ रही है, ठीक है। तो ये होगी अपनी ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, क्योंकि ये सब डायरेक्शन में आ रही है अपने को, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, क्योंकि ये हमें मिल रही है सभी डायरेक्शंस में एक्स वाई जेड, ठीक है, सब में। तो इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो बोल नहीं सकते, तो इसके जो इसके बीच में हमें एक पोलराइजर रखना पड़ेगा, तब जाके प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी हमें। जैसे ये वाली हमें मिल रही है, और यहाँ पे मैं एक रख देता हूँ पोलराइजर, ये मैंने एक पोलराइजर रखा है यहाँ पे। और जो पोलराइज है ये है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3, निकोल प्रिज्म। ये अपना एक पोलराइजर है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इसकी जो, इसका जो नाम है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ये है पोलराइजर, पोलराइजर मतलब लाइट को पोलराइज कर देगा, ये पोल्स बना देगा, समझ रहे हो। तो मतलब इसको एक डायरेक्शन में कर देगा, ये सभी डायरेक्शन में फैली हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे हम, ठीक है, वेक्टर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपना एक वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो वो भी एक वेक्टर चीज है, ठीक है। तो ये पोलराइजर मतलब इस लाइट को पोलराइज कर देगा, मतलब एक डायरेक्शन में सेट कर देगा इसको। तो मान लेते हैं ये जो लाइट आ रही है अपनी ये इसके अंदर जाएगी, और ये सिंपली एक डायरेक्शन में बना देगा इसको। तो वो डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, तो हम यहाँ ले लेते हैं ऊपर वाली, ये वाली डायरेक्शन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। ये पोलराइज होने के बाद ये लाइट आ रही है अपने पास एक डायरेक्शन में, तो इसको हम ई बोल देते हैं। मतलब ई आई थी पहले अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसने पोलराइज करके एक डायरेक्शन में सेट कर दिया इसको लाइट को। तो ये जो लाइट बनेगी अपनी ये कहलाएगी PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
जैसे जो पोलराइजर है वो अपने जो कार्स रहती हैं उनका जो फ्रंट वाला शीशा है उनमें भी लगा रहता है ये, बट उसमें जो इसकी क्वांटिटी है वो कम रहती है। अगर एक अच्छा खासा लगा दे तो जो आगे वाला जो अपने पास व्हीकल आ रहा है उसकी लाइट हमें दिखेगी ही नहीं, समझ रहे? तो इसमें यहाँ पे कम यूज करा जाता है, इसमें जो अपना शीशा रहता है ना कार के आगे वाला, तो उसमें भी पोलराइजर लगे रहते हैं, समझ रहे हो? बट कंपनी है अच्छा बनाती नहीं है वो, क्योंकि आगे वाली लाइट नहीं दिखेगी फिर हमें, जो आगे से आ रहे हैं साधन व्हीकल जो आ रहे हैं उनकी लाइट नहीं दिखती, उसमें भी पोलराइजर लगा रहता है, ठीक है? वो लाइट को एक डायरेक्शन में कर देता है। तो जैसे कोई व्हीकल आ रहा है आगे से तो उसकी आधी लाइट को कट कर देता है वो। मेन मुद्दा ये है, हमारा जो पूरी लाइट है वो नहीं पड़नी चाहिए ताकि हमारे आंखों में फ्लैश ना लगे, समझ रहे हो? तो उसमें पोलराइजर का यूज होता है। तो ये जो पोलराइजर है इसने क्या करा, लाइट को एक डायरेक्शन में सेट कर दिया, ठीक है? तो मतलब एक प्लेन में बना दिया इस लाइट को, तो ये कहलाई जाएगी अपनी पीपीएल। पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जो अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेंगे वो डिफर करेंगे इस लाइट पे, उनका बिहेवियर इस लाइट पे चेंज होगा ना कि इस लाइट पे, ठीक है? ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस लाइट को जो ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेंगे वो या तो राइट साइड घुमा देंगे कुछ भी एंगल और या लेफ्ट साइड। अगर वो राइट साइड जाएगा तो वो कहलाएगा डेक्स्टो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड में गया वो तो वो लीवो रोटेटरी, समझ रहे हो? तो उसको और सीखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कोई कंपाउंड पीपीएल को कैसे घुमा सकता है। तो उसके लिए पहले हमें जो कंपाउंड है अपना उसके लिए चेक करना पड़ेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो ही पीपीएल को घुमा पाएंगे, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी। ठीक, उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर, ठीक है? ये क्या बताता है हमें, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करता है ये किसी भी कंपाउंड की, ठीक है? तो इट मेजर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड, ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, हमारे पास कोई गिवन कंपाउंड रहेगा, उसको कैसे चेक करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो वो पीपीएल को घुमा देगा, ठीक है? या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी, समझे? तो हमें चेक करना पड़ेगा कैसे कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? जैसे एक तो ऑर्डिनरी अपने पास जो लाइट सोर्स है वो, जैसे सूरज है अपने पास, ठीक, उससे लाइट आ रही है अपने पास, तो ये है सन। तो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, ये है अपना ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, इसको लिखते हैं ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। मतलब हमारे पास लाइट तो होनी चाहिए पहले, तो हमारे पास लाइट बहुत है क्योंकि हमारे पास सन है, तो सन से लाइट आ रही है। तो ये कैसे लाइट निकलेगी, अपने पास चारों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में निकलती है, एक्स वाई जेड सब में निकलती है ये, ठीक है? तो जैसे यहाँ से ये निकल गई, यहाँ निकल गई, सब जगह में निकलती है, जो कि हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है इसमें, जो लाइट आती है अपनी इसमें। तो ये मान लेते हैं सभी डायरेक्शंस में है अपनी, ठीक है? ये कौन सी रहेगी अपनी ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है? फिर हमें यहाँ पे एक पोलराइजर लगाना पड़ेगा ताकि हम उसको पोलराइज कर सके लाइट को। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एक पोलराइजर, पीपीएल पोलराइजर, मतलब ये लाइट को पीपीएल बनाएगा ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाएगा। तो ये है अपने पास पोलराइज निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म पोलराइजर, मतलब लाइट को पोलराइज करेगा ये वाला, ठीक है? अपने पास ये निकोल प्रिज्म रहेगा, ये लाइट को पोलराइज कर देगा, मतलब ये सभी डायरेक्शंस में आ रही है, इसको एक डायरेक्शन में बना देगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली जो ये वाली है इस डायरेक्शन में दिखा देता हूँ, ये वाले प्लेन में लाइट आएगी अपनी बस, ठीक है? तो ये दिखाएगा इसको, तो ये कौन सी हो जाएगी, पीपीएल हो जाएगी अपनी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और फिर हमें वो जो वो कंपाउंड लेंगे जिसका हमें चेक करना है ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है।
तो हम यहाँ पे एक ट्यूब में उस कंपाउंड को लेंगे। तो ये मैंने एक जैसे ट्यूब बना दी यहाँ पे, तो ये ट्यूब की जो लेंथ रहती है वो जनरली 10 सेंटीमीटर रहती है, यानी 1 डेसीमीटर हो जाएगा ये। तो इस ट्यूब में हम उस कंपाउंड को भरेंगे, जिस कंपाउंड को हमें चेक करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना सोल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, सोल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड कौन सा कंपाउंड जिसको हमें चेक करना है कोई ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है वो। ये लैब वाला अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं हम, और यहाँ पे आएगा अपना रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा अपना रिजल्ट। जैसे जो सोल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड उसको नीचे लिख लेते हैं हम, तो सोल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा रहेगा ना, ये फिर ऊपर अच्छा नहीं दिख रहा था, ये मिटा देता हूँ ऊपर वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक अपरेटस है अपने पास कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, उसको चेक करने के लिए। तो जो रिजल्ट है यहाँ पे 3 प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं अपने पास। जैसे जो ये पीपीएल है, ये यहाँ से गुजर के सेम रह सकती है, जैसे जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिजल्ट। ठीक है, जो पहला रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे वो हम कर देते हैं, जो अपनी ये वाली लाइट है पीपीएल वो अनअफेक्टेड चली जाती है ऐसे ही। ठीक है, अनअफेक्टेड, यानी पहले वाला रिजल्ट हो जाएगा अपना जो पीपीएल है वो अनअफेक्टेड रहे, अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड पीपीएल। ठीक है, मतलब जैसे ये थी तो इसी डायरेक्शन में ऊपर आ जाए ये वाले। तो एक तो रिजल्ट बनेगा अपने पास ये। ठीक है, तो एक रिजल्ट बनेगा, थोड़ा और सही बनाता हूँ इसको, एक तो रिजल्ट बनेगा ये वाला। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसने इसको घुमाया ही नहीं है किसी भी डायरेक्शन में। तो ये जो अपना केस रहेगा ये रहेगा अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इससे हमें पता चलेगा जो कंपाउंड का सोल्यूशन हमने लिया है, ये सोल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ये अनअफेक्टेड पीपीएल निकल जाती है सेम एज इट इज, जैसे ये आई थी पीपीएल यहाँ पे, वैसी अगर निकल जाती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहेगा अपना। ठीक है, रिजल्ट 2 क्या हो सकता है यहाँ पे, इसको थोड़ा राइट साइड घुमा दे तो रिजल्ट 2 हो जाएगा अपना क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब राइट साइड में रोटेट कर देगा, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो क्लॉकवाइज घुमा देता है थीटा एंगल पे। ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने उसको घुमाया है। तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, किस साइड में, राइट साइड में घुमाया, तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, यानी मतलब मान लेते हैं इसको, ये प्लस घुमा रहा है इसको, जैसे यहाँ से मैं मान लेता हूँ इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो अपना था पहले वाली थी, जो डैश डैश दिखाया मतलब इसकी पोजीशन ये वाली थी, तो ये इसको थोड़ा घुमा देगा राइट साइड में, यानी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो ये हम मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से इसने घुमा दिया इसको। ठीक है, तो ये एंगल हम बोल देते हैं थीटा, क्योंकि थीटा एंगल माने इसने घुमा दिया है, थोड़ा इसको और सही से बना लेना। ठीक है, ये थीटा मान लेते हैं इसके एंगल को हम, तो ये घुमाया इसने क्लॉकवाइज, तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब क्लॉकवाइज घुमा दिया। और एक तीसरा रिजल्ट क्या बन सकता है अपना, तीसरा रिजल्ट बनेगा अपना एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएल, रोटेशन ऑफ पीपीएल। ठीक है, चाहे वो लेफ्ट में घुमाए या क्लॉकवाइज घुमाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो वो कहलाएगा अपना ऑप्टिकल एक्टिव, जो कंपाउंड रहेगा वो अपना ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसने अपना जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको घुमाया है, चाहे वो लेफ्ट में घुमाए चाहे वो राइट में घुमाए।
वो कहलाएगा अपना ऑप्टिकली एक्टिव। तो जैसे यहाँ पे ये वाली पहले वाली पोजीशन थी, यहाँ पे दिखा देते हैं आपकी बार, ये यहाँ से घुमा देगा इसको, तो ये पहले वाली पोजीशन अपनी, और ये मान लिया हमने ये घुमा दिया इसको एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंगल भी मान लेते हैं थीटा। तो जैसे ये प्लस में जितना घुमाएगा उतना ये माइनस में रहेगा, तो ये थीटा चेंज नहीं होएगा। ठीक है, ये थीटा और ये वाला थीटा दोनों सेम रहेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं माइनस वाला। तो जितना प्लस में घुमाएगा उतना ही जो माइनस में घुमाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला थीटा हो जाएगा अपना, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना लीवो रोटेटरी। जैसे लेफ्ट साइड है तो वो लीवो, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, तो ये कहलाएगा अपना लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी। अगर वो कोई जो अपना कंपाउंड है पीपीएल को घुमा रहा है क्लॉकवाइज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज तो लीवो रोटेटरी। जैसे ये लेफ्ट में घुमा रहा है तो ये लीवो आ गया, इसको याद करने का तरीका है ये। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो थीटा है वो कैसे मेजर करेंगे हम, जैसे जितना ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा कंपाउंड उतना ज्यादा ये थीटा बढ़ेगा। मतलब जो थीटा है वो डिपेंड कर रहा है ऑप्टिकल एक्टिवनेस पे। ठीक है, यहाँ पे थीटा लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, तो थीटा जितना ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिवनेस उतना ही ज्यादा थीटा रहेगा अपना। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिवनेस जितनी ज्यादा उतना ज्यादा थीटा, जैसे जितनी ज्यादा ये बैंड होएगी पीपीएल उतना ही ज्यादा अपना थीटा बनेगा। तो जो ये अपना ट्यूब जो है ये थीटा निकालने का भी तरीका है, तो एक स्पेसिफिक रोटेशन लेनी पड़ेगी हमें। जैसे स्पेसिफिक रोटेशन को हम अल्फा बोल देते हैं, तो यहाँ पे दिखाता हूँ इसको। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक रोटेशन रहेगी इसकी, कौन सी डायरेक्शन में रहेगी वो वाली, तो उसको हम अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा की वैल्यू अपनी आएगी, जैसे एक तो थीटा है ये कितना घूमेगा, तो ये थीटा लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और जो लेंथ है इसकी, जो ये अपनी ट्यूब है इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ है जैसे 10 सेंटीमीटर रहती है जनरली, तो ये 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं 1 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर। और जो ये कंपाउंड है इसकी कंसंट्रेशन देखनी पड़ेगी हमने क्या ली है, तो या तो ये कंसंट्रेशन और जो अपना लेंथ है ट्यूब की उस पर डिपेंड करता है, तो ये लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर लेनी है या फिर 1 डेसीमीटर हो जाएगी, और जो कंसंट्रेशन इसकी वो 1 ग्राम पर ml लेनी है। ठीक है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन है 1 ग्राम पर ml। तो ये अपने पास एक स्पेसिफिक चीज बनेगी ना, मतलब हमने ये डिसाइड कर दिया इसका भाई ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है इसकी, और जो ये 1 ग्राम पर ml इसकी कंसंट्रेशन लेनी है, मतलब हमने इसको बता दिया कितना ही चाहिए हमें, तो अब जाके ये स्पेसिफिक रोटेशन बनेगा अल्फा। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट कंसंट्रेशन। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है इसका फॉर्मूला बनेगा थीटा डिवाइड बाय लेंथ और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा, समझे। तो यहाँ से हम इसकी जो यूनिट है वो भी देख सकते हैं, जैसे थीटा रहता है अपना रेडियन में, लेंथ हमने डेसीमीटर में चाहिए, जैसे 10 सेंटीमीटर यानी 1 डेसीमीटर, तो ये पर यूनिट देखा हमने, और जो ये अपना कंसंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम पर ml, तो ml ऊपर चला जाएगा, रेडियन ml और डिवाइड बाई हो जाएगा ये अपना लेंथ यानी डेसीमीटर में, और इनटू ग्राम हो जाएगा ये। समझे, इसकी ये अपनी यूनिट हो जाएगी। बोलो समझे कि नहीं आता। तो एक जनरल केस देखते हैं कि जो कोई कंपाउंड हो उसको और कैसे देख सकते हैं भाई ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था कि ऐसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं। एक तो तरीका हो गया अपना लेबोरेटरी वाला, और एक दूसरा तरीका है बिना लैब वाला। ठीक है, तो जो हम देखेंगे ये कैसे उसको हम देख सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी कंपाउंड की। तो हाउ टू डिटरमाइन optical activity of any compound, determine optical activity of any compound, optical activity of any compound। ठीक है,
तो हम ये तो करेंगे नहीं भाई कि कोई कंपाउंड दिया हमें उसको लैब में लेके जाएं और उसको चेक करें कि ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो वो नहीं करना हमें, इसके लिए हम एक रूल है अपना वो देखते हैं। जैसे ये जो चेक करेंगे कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे डाइसिमेट्री होना चाहिए कंपाउंड। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा डाइसिमेट्री ऑफ एनी कंपाउंड या फिर ऑफ द गिवन कंपाउंड, डाइसिमेट्रिक होना चाहिए वो। डाइसिमेट्री, डाइसिमेट्री ऑफ द गिवन कंपाउंड, ऑफ द गिवन कंपाउंड। और जो डाइसिमेट्री है ये क्या है, ये जैसे अपना किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नहीं होना चाहिए, क्रॉस मार देता हूँ, ये वाला जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसी कंपाउंड में ये नहीं होना चाहिए। ठीक, और दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा है अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर, सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, इसको लिखेंगे हम COS। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए वो कंपाउंड। जैसे जो कोई कंपाउंड दिया हमें वो चेक करना ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, तो इसके लिए हम डाइसिमेट्री चेक करेंगे उस कंपाउंड की जो हमें दिया रहेगा। तो जो डाइसिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक तीसरा है यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, तो एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये हो सकती है। ठीक है, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो किसी कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड है वो हो सकती है। जैसे डाइसिमेट्री बोला मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होनी चाहिए उस कंपाउंड में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, जैसे एक प्लेन रहेगा, उस प्लेन के अलोंग वो जो कंपाउंड रहेगा अपना वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, जैसे एक सेंटर रहेगा और उससे वो जो कंपाउंड दिया रहेगा वो सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्री नहीं होना चाहिए वो उस पॉइंट के अलोंग, समझे। जैसे थोड़ी देर के लिए जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास एक लेटर है A और एक लेटर है B, एक लेटर है C और एक लेटर है यहाँ पे D। तो एक प्लेन लेंगे हम, इसको जैसे A को बीचों बीच काट देंगे हम एक प्लेन से। ठीक है, प्लेन के 2D डायमेंशन रहता है ना, 2 डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, इस A को ऐसे काट देंगे बीचों बीच। तो ये वाला राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट दोनों सेम है, तो ये हो जाएगी अपनी सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये होना नहीं चाहिए। जैसे ए जो अपना लेटर है इसमें तो सिमेट्री है, बट जो डाई सिमेट्री है उसमें ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, जो कंपाउंड रहेगा वो, तब वो कंपाउंड कहलाएगा अपना डाई सिमेट्री। ठीक है, जैसे बी है तो एक प्लेन लेंगे हम, बी को बीचों बीच काट देंगे, तो ये भी एक सिमेट्री बनेगी। ठीक, जैसे ये मैंने बीचों बीच काट दिया तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम पार्ट है, तो ये कहलाएगी अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, जैसे सी वाला है, डी वाला है, इन सबको हम बीच से काट सकते हैं एक प्लेन की हेल्प से, और ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगे अपने पास। ठीक, आइडेंटिकल बनेंगे। जैसे यहाँ पे लेटर पी लेता हूँ मैं, तो पी और एक आर ले लेता हूँ, तो इन दोनों को बीच से कैसे भी काटें तो ये सिमेट्री नहीं बनती। जैसे एक प्लेन लेंगे हम तो इसको बीचों बीच ये काटेंगे तो एक साइड ये रह जाएगा, एक साइड ये अपना पी का आधा पार्ट इधर रह जाएगा, मान लेते हैं हम काटते हैं इसको एक बार, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। जो पी है और जो आर है वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। ठीक है, ये POS प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दोनों कंपाउंड जो आर और पी है ये, और ABCD ये हैं प्लेन के अलोंग सिमेट्रिक हैं ये। तो जो अपने जैसे डाइसिमेट्री चेक करनी होगी तो ये जैसे ये वाला ना, तो ये डाइसिमेट्रिक बन जाएगा अपना कंपाउंड अगर ये कोई होता। तो जैसे CH4 है अपना, CH4 तो वो प्लेन के सिमेट्रिक है वो। जैसे CH4 लिखे हैं उसको बनाते हैं यहाँ पे एक बार थोड़ा समझा देते हैं। तो C और H4 अपने पास, तो एक ये टेट्राहेड्रल रहती है ना, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है इसके पास, सिग्मा बॉन्ड, तो ये टेट्राहेड्रल रहती है, इसकी जो ज्योमेट्री रहती है वो। तो एक मैं यहाँ पे वेज पे दिखा देता हूँ, एक डैश पे दिखा देता हूँ।
तो एक तो मैंने जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे डैश पे दिखा दिया, और एक यहाँ बाहर आता हुआ वेज पे दिखा दिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये कैसे है, जैसे ये तो प्लेन के अंदर जाता हुआ, ये प्लेन के बाहर आता हुआ, और ये एक ही प्लेन में है। जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया अपने, ये उसमें है। तो हम क्या करेंगे, प्लेन को बीचों बीच लाएंगे यहाँ ऐसे, तो ये काट देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे एक तो अंदर रह जाएगा हाइड्रोजन, एक बाहर रह जाएगा। ठीक, और जो इन दोनों को बीचों बीच काटेंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये आधा ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे रह जाएगा। ये हाइड्रोजन का आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे, इस हाइड्रोजन का भी आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे। तो हम ये कह सकते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का अपना कंपाउंड है CH4। तो ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो कंडीशन अपनी डाइसिमेट्री की वो पास नहीं करी ना इसने, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक बार इसको गूगल पे चेक कर लेना, नहीं 3D समझ में नहीं आ रहा ना तो। ये H और H एक प्लेन में, ये H अंदर गया हुआ है, ये H बाहर आया हुआ है। डैश एंड वेज, ये मैंने पिछले लेक्चर में डैश और वेज का कंसेप्ट बताया था। ठीक है, तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, जो अपना CH4 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। तो ये जो कंपाउंड है अपना, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा CH4। समझे, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें सब डिटेल में बताएंगे, फिर उनको और थोड़ा विजुअलाइज करवाएंगे इनको 3D में। ठीक है, तो अब के लिए जैसे ही बोल सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए किसी गिवन कंपाउंड में, जिसको हम चेक करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। समझे, तो इसका जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा डाइसिमेट्री के अलावा, कायरलिटी ऑफ कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, कायरलिटी ऑफ कंपाउंड, कायरलिटी को भी समझाएंगे अभी। जैसे कायरलिटी, कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द गिवन कंपाउंड। जो कायरलिटी है वो हाथ के जैसा है, जैसे अपना हाथ रहता है वैसा है कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब हाथ रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सुपर नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज बननी चाहिए इसके लिए। तो जैसे अपना हाथ बनाते हैं यहाँ पे, और उसका एक मिरर इमेज और बनाएंगे, तो ये अपना हो जाएगा मिरर। ठीक है, और एक यहाँ पे हाथ बना लेता हूँ मैं, तो जैसे ये अंगूठा हो गया अपना, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये कुछ अपना हाथ है, और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, वो इसको उठा के वहां पलट देंगे तो वो मिरर इमेज बनती है। मतलब ये जो थंब है अपना, ये जाएगा इधर, और जो ये वाली उंगली है ये सबसे इधर रहेगी। ठीक है, तो ये अंगूठा जाएगा इधर, और जो ये उंगलियां हैं ये कुछ ऐसी रहेंगी। ठीक है, ऐसे बना लेना, अपना हाथ देख लेना करके। तो जैसे ये अंगूठा गया है उधर, तो ये बनेगी इसकी मिरर इमेज। तो ये नॉन सुपर इम्पोज्ड होना चाहिए, जो मिरर इमेज है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मिरर इमेज है अपनी वो नॉन सुपर इम्पोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज, मिरर इमेज। सुपर इम्पोज्ड क्या है, जैसे हम इस हाथ को अपना 180 डिग्री घुमाएंगे, पहले जो ये तरीका है इसका नॉन सुपर इम्पोज्ड चेक करने का। जैसे इसको 180 डिग्री घुमाएंगे, पहले जो भी कंपाउंड दिया रहेगा, मान लेते हैं हम अपना हाथ है एक कंपाउंड मान रहे इसको, तो 180 डिग्री इसको घुमाएंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद सेम इसको यहाँ पे रखेंगे हम। ठीक है, इसको हाथ के ऊपर रखेंगे, तो ये जो सेम नहीं, ढकना नहीं चाहिए, जैसे ये अपना हाथ कवर हो जाता है तो वैसे कवर नहीं होना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो वो कहलाएगा अपना नॉन सुपर इम्पोज्ड। जैसे हम मान ले ए को, तो ए को यहाँ पे उठा के इसको घुमा के, तो ये ए इसके ऊपर आ जाएगा, तो सेम बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये होना नहीं चाहिए ये वाला। समझ रहे हो, अगर मान लेते हैं हम जो इसको 180 डिग्री घुमाएं तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आके ये इसको ऊपर रखेंगे तो ये हाथ की उंगलियां और अंगूठा ऊपर रहेगा, और इसको यहाँ पे रखेंगे तो इसकी उंगली और अंगूठा नीचे आ जाएगा, मतलब ये सुपर इम्पोज्ड नहीं हुआ। तो ये कहलाएगा अपना नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज। तो ये होना चाहिए, जो ये 180 डिग्री है इसको घुमाना पड़ेगा पहले, उसके बाद इस जो अपने फिगर है इसके ऊपर रखना है, इस दूसरे वाली फिगर को 180 डिग्री घुमाने के बाद, तब ये सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है अपनी किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए।
डाइसिमेट्री होनी चाहिए कंपाउंड में। डाइसिमेट्री का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड, कायरल होना चाहिए कंपाउंड जो भी दिया रहेगा अपना। उसको कैसे चेक करेंगे, 180 पहले जो रहेगा उसकी मिरर इमेज बनाएंगे, जो कंपाउंड रहेगा उसकी मिरर इमेज बनाएंगे, 180 डिग्री घुमाएंगे और उसको यहाँ पे अगर नॉन सुपर इम्पोज इमेज बन रही है तो वो कायरल कंपाउंड हो जाएगा अपना, समझ रहे हो। तो ये इसको चेक करने का तरीका है अपना। तो ये सारी कंडीशन बताती है अपने को ऑप्टिकल एक्टिविटी की किसी भी कंपाउंड की, समझे। तो जो ये डाइसिमेट्री अपना, इसका मतलब ये बताते प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए कंपाउंड, सिमेट्रिकल, या फिर अनसिमेट्रिकल बोल सकते हैं इसको हम, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए या फिर अनसिमेट्रिकल, ठीक है। इसको बोल सकते हैं जनरली, या फिर हमें यूज करना है वो डाइसिमेट्री यूज करना पड़ेगा, समझे। तो जैसे इसको एक बना के दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। एक अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है या एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है पीपीएल पे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ के दिखाते हैं उसको। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक अपने पास पीपीएल का सोर्स रहेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और यहाँ पे एक सिमेट्री बता देता हूँ किसी कंपाउंड की, जैसे ये रख दिया मैंने और ये रख दिया, ये रख दिया और ये रख दिया, ठीक है। ये सारे टच में है, सारे ये सारे टच में है एक दूसरे से। जैसे ये रखा, ये रखा और ये और ये, ठीक है। एक दूसरे से टच में है ये सारे और सारे सिमेट्री है ये। यहाँ पे इसको मैं सिमेट्रिक कंपाउंड बोल रहा हूँ, ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पीपीएल लेके आते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये जैसे यहाँ से आएगा, यहाँ तक आएगा अपना जो दे रखा है, और इसको बेंड करके ऐसे निकाल देगा ये, कहाँ तक, जब ये वाला बनेगा अपना। तो इसको थोड़ा और मिटाते हैं, ज्यादा ही लंबी लाइन खींच गई है ये। तो ये कुछ ऐसा आएगा, और फिर ये जो अपना एटम है ये इसको फिर से सीधी कर देगा, क्योंकि सारे दोनों सिमेट्रिक है ये। अगर एक इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये पीपीएल है अनइफेक्टेड, अनअफेक्टेड पीपीएल निकलेगा ये, ठीक है। अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड पीपीएल। अगर सिमेट्रिक हुआ कंपाउंड तो ये अनअफेक्टेड पीपीएल निकलेगा, जो कि यहाँ पे ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाएगा उसको, ना लिवो रोटेटरी, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, समझ रहे हो। जिसमें सिमेट्री मिलेगी वो अपना कौन सा कंपाउंड रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम इनको डिफरेंट डिफरेंट साइज करके ले ये वाले, तो पीपीएल कुछ इसको रोटेट करेगी, जैसे यहाँ पे इसको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास है कुछ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये है अपना नॉन सिमेट्रिक या फिर डाई सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एक जो पीपीएल है वो आ रही है, मान लेते हैं हम। तो ये है अपनी पीपीएल, और यहाँ से आ रही है किसी सोर्स से, जैसे अपना सन हो गया वो एक पीपीएल का सोर्स है, उसके आगे पोलराइजर रखना है हमें बस। तो ये क्या करेगा, ये थोड़े से इसको मान लेते हैं बेंड करेगा यहाँ से, और फिर ये इसमें आएगा, ठीक है। ये बेंड करा, ये करा, और ये फिर ये करा, और इसने फिर ये कर दिया, ठीक है। थोड़ी बहुत ये बेंड करके निकालेगा इसको, समझ रहे। तो जैसे ये बेंड कर दिया इसने, अगर ये ऐसे जाती हॉरिजॉन्टल तो वो अनअफेक्टेड हो जाती है, बट इसने थोड़ा अफेक्ट करा है इसको। तो ये है अपनी अफेक्टेड पीपीएल, अफेक्टेड पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये जो कंपाउंड रहेंगे अपने वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। जो पीपीएल को अफेक्ट करेंगे, या तो उसको राइट साइड में घुमा देंगे या फिर लेफ्ट साइड में। राइट में घुमाएंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में घुमाएंगे तो लीवो रोटेटरी, समझे। तो जैसे जो अपना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे अपने पास है लैक्टिक एसिड, ठीक है।
यहाँ पे एग्जाम्पल है उसका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, तो इसका जो अपना आईयूपैक नेम नोमेनक्लेचर है वो है 2 हाइड्रोक्सी प्रोप सिंगल बॉन्ड ANE और 1 पे ओइक एसिड लगा है, ओइक एसिड। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे बनाते हैं जो इसका फिगर बनेगा वो, जैसे 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है, 3 कार्बन की चेन रहेगी और पहले पे ओइक एसिड अपना। तो हम क्या करते हैं COOH और यहाँ से इसको जोड़ देते हैं कार्बन को और यहाँ से इसको जोड़ देते हैं CH3 और सेकंड नंबर पे अपना लगा है OH और यहाँ पे एक इसकी वैलेंसी खाली है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम देखते हैं, जैसे 1 2 3 ये कार्बन काउंट होगा तो ओइक एसिड, अगर नहीं होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पिछले वाला यूपैक नोमेनक्लेचर में ये अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो 1 2 और 3, तो 2 पे अपना हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन की चेन, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड तो एन और 1 पे लगा है अपना ओइक एसिड, तो ये बनेगा अपना लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक मिरर इमेज और बनाएंगे इसकी। तो ये जैसे ये अपना मिरर लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज कैसे हो जाएगी, ये वाला पलट के उधर चला जाएगा, मतलब इसको हम रोटेट कर देंगे तो COH और OH तो ऐसे ही रहेगा, बट ये H इधर आ जाएगा, CH3 इधर चला जाएगा, तो ये होगा अपना COOH और यहाँ पे C और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना H और ये हो जाएगा OH। ये कैसे है, इसमें से जैसे CH3 या फिर हाइड्रोजन में से एक जा रहा अपना प्लेन के अंदर, एक वेज पे है और एक डैश पे है, जैसे ये मान लेते हैं हम वेज पे है तो ये डैश पे, मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाया है। तो ये अपना जो ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल बनेगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का तो पता ही है कैसे, एक अंदर जाता है एक बाहर जाता है और जो सारे एंगल्स रहते हैं वो 109 डिग्री और 28 मिनट के रहेंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, और जिसका एंगल रहेगा 109 डिग्री और 28 मिनट का रहेगा। ठीक है, वो हमें भूलना नहीं है। ये जैसे मैंने ये जो दिखाया अपना बॉन्ड से दिखाया, तो एक ही अंदर जाता है, इसको डैश से भी दिखा सकते हैं, इसको वेज से भी दिखा सकते हैं, समझ। तो एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा, ये वाला भी, ये वाला, ये वाला, ये सब एंगल जिसका भी रखेंगे तो सब एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के रहेंगे, समझे। तो हमें क्या चेक करना है, तो ये वाला जो कंपाउंड है अपना, ये इसमें जो डाइसिमेट्री है एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये ना तो किसी प्लेन से प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये वाला कंपाउंड, जो कि अगले वाले लेक्चर जो आएगा उसमें इसको सीख जाओगे। ठीक है, अब के लिए मान लो इसको, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे एक तो अपना जो डाइसिमेट्री थी वो अभी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, डाइसिमेट्री, डाइसिमेट्री TRY। ठीक है, मतलब ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ये वो कहलाएगा अपना डाइसिमेट्रिक। और एक जो ये अपना है, ये कायरलिटी भी शो करता है, एक कार्बन जब रहेगा अगर उसकी वैलेंसी सारी डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे COH ग्रुप है, यहाँ H या OH, यहाँ पे CH3, तो सारे डिफरेंट ग्रुप या फिर एटम्स लगे हुए उसमें, तो एक कार्बन अगर हुआ तो वो कायरल कार्बन होगा। ठीक है, तो ये कायरलिटी को दर्शाता है यहाँ पे। तो ये जो कार्बन है अपना, ये कायरल कार्बन भी है। ठीक है, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन भी है। और अब इसको देखना है नॉन सुपर इम्पोज्ड होना चाहिए जो इसकी मिरर इमेज है वो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला है अपना, तो इसको हम 180 डिग्री टर्न करेंगे पहले। तो यहाँ पे अगर 180 डिग्री इसको हम टर्न कर रहे हैं तो ये COH नीचे आ जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा और ये CH3 इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। ठीक है, तो H और CH3 तो मिल गए, बट जो यहाँ पे ऊपर OH चला जाएगा 180 घुमाएंगे और ये यहाँ नीचे आ जाएगा अपना COH। तो ये नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज बन रही है अपनी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हुआ अपना नॉन सुपर इम्पोज्ड, नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज, मिरर इमेज वो भी बनेगी। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के सारे पॉइंट पार कर रहा है, ये जितने भी एग्जाम थे सारे क्लियर कर रहा है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, जितने भी हमने पिछली स्लाइड में देखे थे। डाइसिमेट्रिक होना चाहिए कंपाउंड, ये डाइसिमेट्रिक है क्योंकि ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जो कार्बन है अपना ये वाला, वो कायरल कार्बन होना चाहिए, मतलब कायरलिटी को दर्शाना चाहिए।
तो जैसे यहाँ पे कायरलिटी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो कायरलिटी है वो लिख लेते हैं। क्या होती है कायरलिटी? कायरलिटी तो वो हर एक कार्बन पे चेक करना पड़ेगा। जैसे एक कार्बन यही है, इसके चार और ये है ना, तो एक तो हो जाएगा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। जो ये कार्बन रहेगा अपना वो ये sp3 हाइब्रिडाइज रहना चाहिए। तो ये sp3 का ही है, जैसे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और क्या होना चाहिए जो यहाँ पे कायरलिटी को दर्शाएगा, वो होना चाहिए जो कार्बन के चारों ओर डिफरेंट ग्रुप्स रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड कार्बन, डिफरेंट ग्रुप्स या फिर एटम्स। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स या फिर एटम्स अराउंड दैट कार्बन। ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा अपना, ये कायरलिटी, डाइसिमेट्री यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ये सब आएगा। तो जो कायरलिटी के लिए अपनी कंडीशंस हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और चारों ग्रुप्स या एटम्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये चारों अलग अलग हैं और ये जो कार्बन है अपना ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कायरल कार्बन कहलाएगा अपना। अगर दो कायरल कार्बन आते हैं तो उसके लिए हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी चेक करनी पड़ेगी। अगर एक कार्बन है और उसके चारों ओर ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं और sp3 हाइब्रिडाइज है, तो उसको हम कह सकते हैं कायरल कार्बन, बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो एक कार्बन है तो ये कायरल कार्बन हो जाएगा। नॉन सुपर इम्पोज्ड भी है, मिरर इमेज, ठीक है, और डाइसिमेट्री भी है। तो ये वाला कंपाउंड जो अपना लैक्टिक एसिड, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि सारी कंडीशंस पार कर रहा है ये, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रहेगा अपना लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो ये क्या करेगा, जो पीपीएल आएगी, पीपीएल इसको मान लेते हैं ये राइट साइड घुमाएगा, या फिर ये कहलाएगा अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये दूसरा रहेगा इसका लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो रोटेटरी, समझ रहे हो? अगर ये इसको इसका डी बन रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो वो एल बन जाएगा अपना लीवो रोटेटरी। ये जो दोनों आइसोमर्स रहे अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनको हम बोलेंगे इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स क्या है, जैसे नॉन सुपर इम्पोज्ड होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, डाइसिमेट्री होनी चाहिए, तो ये कहलाता है अपना इनएंशियोमर्स। ठीक है, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज, तो वो कहलाएंगे अपने इनएंशियोमर्स, या सिंपली ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, इनएंशियोमर्स को क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज को कहेंगे इनएंशियोमर्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स, समझे? तो जो ये है अपना, ये कायरल सेंटर के लिए है। जैसे एक कार्बन है नहीं, तो सेंटर बने, कायरल सेंटर बनेगा कि नहीं, वो है। अगर वो कायरल सेंटर है तो कायरलिटी यहाँ पे डिसाइड होगी। ठीक है, तो ये कायरल सेंटर कर लो इसको, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। तो इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। ये वाला कार्बन, जैसे इस कार्बन के चार और डिफरेंट ग्रुप है और sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये कायरल सेंटर होएगा। ठीक है, अगर एक कार्बन है तो अगर वो sp3 है और डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो कायरलिटी भी शो करेगा। एक कंपाउंड, एक कार्बन है तो, या फिर एक कायरल सेंटर है तो, जैसे एक कायरल सेंटर हुआ यहाँ पे, तो ये कायरलिटी भी शो करेगा। ठीक है, और जैसे दो होंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ सिमेट्री, समझे? तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कायरल सेंटर है तो उसके लिए और देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, कायरल सेंटर देखते हैं कि है कि नहीं उसके पास। तो एक पहले वाला यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो कार्बन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आयोडीन। तो ये जो कंपाउंड अपना, ये हमें बताना है ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो उसके लिए हमें कायरल सेंटर देखना पड़ेगा। जो ये कार्बन है
तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और चारों डिफरेंट ग्रुप पे लगे हैं, तो ये जो कार्बन रहेगा अपना ये कायरल कार्बन कहलाएगा। कायरल कार्बन, अगर एक कार्बन है तो यहाँ पे कायरल सेंटर हो जाएगा। ये जो कार्बन है ये है अपना कायरल सेंटर, ठीक है। अगर एक ही कायरल सेंटर है अपने पास और उसके चारों ओर डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो वो हमेशा कंपाउंड जो रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है। इफ देयर इज ओनली वन कायरल सेंटर, देयर इज ओनली वन कायरल सेंटर देन जो कंपाउंड रहेगा वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ऑलवेज, ठीक है, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। अगर उसके पास एक कायरल सेंटर है और सारी जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट एटम से फिर ग्रुप से जुड़ी हुई है, जैसे ये वाला कार्बन है एक कायरल सेंटर हुआ इसमें और सारे डिफरेंट ग्रुप हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये हमेशा ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, वो बताना रहेगा कि नहीं। जैसे ये कार्बन और मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH लगा दिया, तो ये कंपाउंड देखना है जो ये कार्बन है कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो इसके अगल बगल दो हाइड्रोजन लगे हैं तो ये कायरल सेंटर नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइज तो है ये, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, 1 2 3 4, sp3 तो है बट इसके पास डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो ये कायरल सेंटर नहीं कहलाएगा अपना, नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये। जैसे तीसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जो कि हमने लैक्टिक एसिड का लिया था ना, लैक्टिक एसिड, उसमें और देखते हैं जैसे COOH और यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो ये कार्बन देखना हमें कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो इसकी जो ज्योमेट्री करेक्शन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, ठीक है, और चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो ये अपना कायरल सेंटर होएगा, ठीक है। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, अगर एक कायरल सेंटर है किसी कंपाउंड के पास और सारी वैलेंसी अलग अलग है, sp3 का है, तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होएगा, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रहेगा ये वाला, ठीक है, अदरवाइज ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर दो कायरल सेंटर है तो हमें उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। एक है तो हम कह सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है हमेशा, समझ रहे हो। कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे अपने पास है यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जो पहले वाला है वो है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और जो दूसरा है उसको ले लेते हैं यहाँ पे, जो दूसरा हो जाएगा वो है टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। और एक तीसरा ले लेते हैं यहाँ पे हम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो हमें इनमें से बताना है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल है उसको यहाँ पे बनाते हैं हम, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल है मतलब सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे ब्यूटाइल होना चाहिए, क्लोराइड होना चाहिए ना, तो 4 कार्बन है, ब्यूटाइल है तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 हो गए अपने पास। और सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब इस वाले कार्बन पे मैं लगा देता हूँ क्लोराइड, ठीक है। और इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं, यहाँ पे H3 आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली H आ जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये CH3, यहाँ पे एक H और यहाँ पे CH3, यहाँ पे H2 हो जाएगा। तो इसमें देखना है कितने कायरल कार्बन है, तो पहले इस वाले से चेक करें तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो रहेगा नहीं क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन CH3Cl और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये वाला एक कायरल सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, कायरल सेंटर। और देखते हैं दूसरे वाला, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन लेके बैठा है तो ये वाला नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन हो गए ना, सब चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, इसके पास 3 है तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ इसके पास एक कायरल सेंटर है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 है, तो ये हमेशा अपना ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा ये,
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर है, ठीक है, और वो sp3 है, चारों ग्रुप डिफरेंट उसके पास, तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो इसको बना के देखते हैं। जैसे ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा अपना, तो C2H5, तो ये कार्बन, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन, और ये CH3, और ये C2H5, और ये है अपना क्लोरीन। ठीक है, ये वाला बन रहा है ये। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट ग्रुप हो गए। इसकी मिरर इमेज और बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया मिरर, और इसकी मिरर इमेज कैसी हो जाएगी, ये वाले को उठा के ऐसे घूम जाएगा ये, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये C2H5 CH3 की जगह हो जाएगा, तो C, ये हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा C2H5, ये CH3, और यहाँ पे Cl। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, नॉन सुपर इम्पोज्ड इमेज बननी चाहिए, तो इसको 180 डिग्री घुमाएंगे पहले। तो ये 180 डिग्री घुमाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, जो ये वाली इमेज है इसके ऊपर रखेंगे, तो ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, ये CH3 इधर आ जाएगा, C2H5 इधर आ जाएगा। जब 180 डिग्री घुमाएंगे इसको, तो ये क्लोरीन ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, तो ये दोनों नहीं मिलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है, और इसमें 180 घुमाएंगे तो हाइड्रोजन नीचे आ रहा है। तो ये एक दूसरे की नॉन सुपर इमेज हुई ना, ये नॉन सुपर इम्पोज्ड इमेज, नॉन सुपर इम्पोज्ड इमेज, इम्पोज्ड मिरर इमेज, मिरर इमेज, तो ये बन रही है। तो ये वाला अपना, या इसको मान लेते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाएगा, तो ये लिवो रोटेटरी, अगर ये लिवो रोटेटरी घुमाएगा तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये डी घुमाएगा इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट साइड, तो ये इसको एल घुमाएगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम ऐसे मान रहे हैं ये डी घुमा सकता है, ये एल घुमा देगा, तो ये हमें पता चलेगा लेबोरेटरी में जाके जब इनको टेस्ट करेंगे तब। तो हम मान रहे हैं अगर ये डी घुमा रहा था ये एल, अगर ये एल तो ये डी, तो मैंने एक केस लिया है, मान लेते हैं ये डी घुमाएगा इसको, ये एल घुमाएगा, समझ रहे हो, तो ये अपने कहलाएंगे इनएंशियोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। दोनों का बिहेवियर पीपीएल के अगेंस्ट अलग अलग रहेगा, ये इसको डी घुमाएगा, ये एल घुमाएगा, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। समझे? अब देखते हैं जो टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड है उसको, तो मतलब एक जो कार्बन रहेगा वो 3 कार्बन से घिरा होना चाहिए, जिसके पास क्लोराइड लगा होगा वो, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कार्बन 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 कार्बन, तो 4 कार्बन है, चाहिए हमें 5, तो एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये वाला कंपाउंड गिर जाएगा 3 कार्बन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बन, तो ये कंपाउंड, ये कार्बन 3 कार्बन से गिरा हुआ, मतलब टर्सरी तो हो गया, बट क्लोराइड और लगाना था यहाँ पे, Cl और लगा देंगे। ठीक है, तो टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड बनेगा ये वाला कंपाउंड। तो इसको हम देखते हैं कि ये दिखाएगा कि नहीं। जैसे इसकी बैलेंस सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ CH3, यहाँ पे CH3, तो CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH2, CH3, और ये हो जाएगा अपना CH2। तो ये वाला जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन लेके बैठा है, मतलब ये तो दिखाएगा नहीं, तो सारे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये वाला कार्बन 2 CH3 आ गया, मतलब ये भी नहीं दिखाएगा। ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन भी, इनमें से कोई भी कायरल सेंटर नहीं बन रहा ना, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इनके पास कोई कायरल सेंटर ही नहीं है ना, ना इसके पास है ना इसके पास, क्योंकि इसके पास दोनों ग्रुप अलग हो गए, और इसके पास 2 हाइड्रोजन आ गए, इसके पास 3 हाइड्रोजन आ गए, इसके पास 2 ग्रुप सेम हो गए, ये समझ रहे हो। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब देखते हैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो मतलब सेकंड पोजीशन पे अपना मिथाइल ग्रुप आना चाहिए, तो ब्यूटाइल 4 कार्बन है अपने पास, तो 1 2 3 3 हो गया, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगाते हैं सेकंड पे। ठीक है, तो ये बनेगा अपना आइसो ब्यूटाइल, और एक क्लोराइड लगाते हैं यहाँ पे, क्लोरीन लगा देते हैं, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा अपना। पहले इसे सेटिस्फाई कर देते हैं, तो यहाँ पे CH3 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 और CH2 और ये H। ठीक है, इनको देखते हैं कि हो रहे हैं कि नहीं। जैसे ये वाला कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, तो ये शो नहीं करेगा। ये वाला कार्बन है 2 मिथाइल ग्रुप आगे, सेम सेम कंपाउंड आ गया है ना, तो ये भी नहीं शो करेगा कायरल सेंटर। ये वाला H2 आ गया, ये भी सेंटर, जो कायरल सेंटर है अपना नहीं होएगा, तो इसमें भी अपना कायरल सेंटर नहीं है, तो ये भी अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये।
समझ रहे हो, कायरल सेंटर ही नहीं है किसी के पास। जैसे और देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड देख लेते हैं अपने, जैसे ये चौथा आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ। तो ये है अपने पास, जैसे इसको हमें बताना है ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है हमें। तो ये वाला कार्बन, ये वाला, ये यहाँ पे सारे हाइड्रोजन लगे हैं, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो ये वाले कार्बन में किसी में से भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होएगा ये, क्यों? क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है इनके पास, क्योंकि दोनों, दो हाइड्रोजन आगे, दो हाइड्रोजन आगे, दो हाइड्रोजन आगे। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है इसके पास। ठीक है, ये sp3 तो है, बट इसके पास डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है। डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए ना, तभी तो जाके बोला जाएगा कोई कायरल सेंटर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे और देखते हैं यहाँ पे हम, यहीं पे एक और बना लेते हैं और कुछ, जैसे ये है अपने पास, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3। तो इसको देखते हैं। तो जैसे ये CH3 ये तो होएगा नहीं, तो यहाँ पे एक वैलेंसी और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन और लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ना ये कंपाउंड है ना ये कंपाउंड है, इस वाले को चेक करना, इस पे डाउट है ना। ये भी नहीं है क्योंकि इसके पास तीन हाइड्रोजन आ गए। इसको देखते हैं, एक हाइड्रोजन एक CH3, तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए, बट ये जो वाले हैं दोनों ये सेम आ गए। ठीक है, यहाँ तक जैसे देखा जाए तो ये दोनों सेम बन रहे ना, ये इधर से जाएगा इधर तक आधा, और इधर से जाएगा इधर तक आधा, तो ये सेम सेम बन रहे हैं। तो इसके पास भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, एक और देख लेते हैं यहीं पे हम थोड़ा छोटा सा, जैसे अपने पास है ये वाला, और एक जगह में यहाँ लगा देता हूँ OH, और यहाँ पे लगा देता हूँ CH3। इसको देखते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होएगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाला कार्बन देखना, ये तो होएगा नहीं क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो ये तो होएगा नहीं। इसको और देखते हैं, जैसे पहले पे चलेंगे तो CH3 आया, ठीक है, और इधर से चलेंगे तो एक अलग ग्रुप आया, तो ये कायरल सेंटर है एक। तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर, और एक वो जो ये रह गया, इसको और देखते हैं, जैसे एक मिथाइल ग्रुप लगा है और एक हाइड्रोजन। ठीक है, एक यहाँ से अलग है और पहले नंबर पे OH है, तो एक ये हो जाएगा अपने पास कायरल सेंटर। ठीक है, तो एक ये है। तो टोटल कितने हुए, दो कायरल सेंटर हुए। तो दो कायरल सेंटर के लिए हम श्योर नहीं है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसके लिए हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो अपना। नेक्स्ट लेक्चर में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ सिमेट्री सीखनी है, समझ रहे हो। तो इनके लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जैसे जो आगे में कुछ करवाने थे क्वेश्चन इसमें, बट इसमें दो कायरल सेंटर आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, तो क्या करें, उसके लिए हमें पहले देखना ही पड़ेगा वो लेक्चर। ठीक, उसके बाद उसमें हम जो क्वेश्चन आएंगे उसको इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो अच्छे से।